मैं कभी सर। हाँ जी, आ जाइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए प्लीज़। आराम से बैठ के गौरव शुक्ला, जी आप अपने बारे में बोर्ड मेंबर्स को बताइए प्लीज़। सर, आई एम गौरव शुक्ला. आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट सीधी, मध्य प्रदेश. I have graduated from National Law University, Ranchi. Thereafter, I pursued my LLM from Gujarat National Law University. Currently, I am working as a research assistant under Honorable Chief Justice of Madhya Pradesh High Court. ठीक है, आपको पता है आपको कितनी सैलरी मिलेगी यहाँ पर? Sir, around 50,000. 50,000 Exact पता नहीं सर. Sorry. एग्जैक्ट नहीं पता, चलिए ठीक है। मतलब 52 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, लगभग इतना जितना भी यहाँ पर सैलरी का सिस्टम है। तो आपको नहीं लगता कि आप अपनी योग्यता के अनुसार छोटी जगह पर जा रहे हो? सर, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट है सर, वो मेरे समझ के अनुसार छोटी पोस्ट नहीं है सर. गजटेड पोस्ट है ग्रेड बी की, मध्य प्रदेश शासन की. और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऑफिसर ऑफ कोर्ट कहा जाता है. उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो मामले को सत्यता की ओर ले जाए, ना कि एक्यूज को कन्विक्ट कराए. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जहाँ तक मैं समझता हूँ सर, वो छोटी पोस्ट नहीं है. छोटी पोस्ट नहीं है तो ठीक है। तो अगर आपका चयन मान लीजिए सिविल जज में हो जाता है या फिर एडीजे में हो जाए तो आप नहीं चाहेंगे फिर? सर, मैं एडीजे के लिए तो अभी एलिजिबल नहीं हूँ सर. उसमें एज है 35. ठीक है, फिर इन फ्यूचर जब कभी हो जाए तो नहीं चाहेंगे क्या? सर, अभी वर्तमान में तो मेरा लक्ष्य है एडीपीओ. मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको ऐसा लगा हो कि पहले कुछ तो मिले? सर, ऐसा मेरे मन में विचार. तो चलिए, मेरे आपके पास ऑप्शन सिविल जज का भी है और एडीजी के लिए भी है। आप भविष्य में जाएंगे या नहीं जाएंगे? सर, अगर मुझे अभी ऑप्शन मिलता है एडीपीओ और सिविल जज ज्वाइन करने में, तो मैं सर एडीपीओ ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी की भी इच्छा है कि आप एडीपीओ बनो और फिर जब आपकी एज हो जाए 35 ईयर्स, तब आप एडीजे की एग्ज़ाम दो. और एडीजे हो जाओगे तो चले जाओगे आप? सर, एडीजे एग्ज़ाम के लिए 35 ईयर्स एज चाहिए. मान लीजिए सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो जी. सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हूँ, फिर की बात कर रहा हूँ मैं सर, बेशक मैं, अगर मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस समय के हिसाब से, तो मैं अच्छा, आप जिस पद के लिए आप यहाँ पर आए हो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन सर. फिर आपने पीजी भी कर लिया है लॉ में सर. ऐसा क्यों? भटकाव नहीं लग रहा आपको? सर, भटकाव नहीं लग रहा है सर, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स जनरली कर लिया जाता है सर. मेरे प्रोफेसर ने भी मुझे एडवाइस दी थी कि एज अ करियर ऑप्शन आप एलएलएम कर लो, जिससे आपको अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, नेट क्वालिफाइड हो जाओगे, तो उस हिसाब से. तो बोल रहा हूँ ना, भटकाव है ना आपको। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ बात करके कि जो मौका मिले उसी को भुना लो पहले, ऐसा लग रहा है मुझे आपकी बातों से। सर, मेरी समझ के अनुसार ये भटकाव नहीं है, ये उच्च अर्हता है, एडिशनल क्वालिफिकेशन है, जो कि मुझे इस पद में. इसका कोई लाभ मिलेगा आपको इन फ्यूचर? सर, डेफिनेटली लाभ मिलेगा सर, क्योंकि अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो मुझे मेरे कार्य क्षेत्र में और चीज़ों को बेहतर समझने में ज़रूर लाभ मिलेगा सर. और मुझे लगता है जैसे सिविल जज में सर शायद सैलरी में डिफरेंस आता है, उस हिसाब से भी यहाँ एडीपीओ में इसके बारे में जानकारी तो नहीं है सर, मगर ये उच्च अर्हता है, तो ये कभी मतलब. अच्छा चलिए ठीक है, छोड़िए, निगेटिव में नहीं जा सकते. निगेटिव में नहीं रहेगा ऐसा सर. ऐसा लगता है आपको? जी. चलिए ठीक। अब निगेटिव में कौन सी चीज़ जाएगी कौन सी चीज़ नहीं जाएगी, ये तो डिपेंड करता है ना पर्सन पे सर. चलिए ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आप स्मार्ट लड़के हो और उम्र भी आपकी कम है। मान लीजिए आप किसी लड़की का पीछा करते हैं आप, और कई बार करते हैं, हमेशा करते हैं, आप उसको बहुत पसंद करते हैं, फिर भी आप उसको ना तो छेड़खानी करते उसके साथ, ना किसी प्रकार का कमेंट करते हैं, फिर भी आप पीछा करते हैं। एक दिन उस लड़की को लगता है कि लड़का हमारा पीछा करता है और वो उसके संदर्भ में आपके खिलाफ एक्शन लेना चाहती है जी. तो क्या ऑफेंस बनेगा किसी प्रकार का? सर, बनेगा सर, स्टॉकिंग का 354D में, जो पनिशेबल इंडियन पिनल कोड में सर. अगर लड़की की इच्छा नहीं है और उसकी इच्छा के विरुद्ध मैं उसका पीछा करता हूँ, तो ये 354D इंडियन पिनल कोड के अंदर पनिशेबल है, स्टॉकिंग का ऑफेंस है सर. चलिए ठीक है। आप सीधी से हैं? जी सर.
आपके क्षेत्र की कोई पर्सनालिटी जिससे आप बहुत प्रभावित हो? सर हमारे क्षेत्र में सर माननीय अर्जुन सिंह हुए हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार। और सर ऐसा कहा जाता है कि बीरबल का भी जन्म सीधी में ही हुआ है, घोघरा क्षेत्र में। और बाणभट्ट का, जिन्होंने कादम्बरी लिखी है, उनका भी जन्म कहा जाता है कि सीधी में हुआ सर। तो इन सब लोगों से मैं सर प्रभावित हूँ। अच्छा, ये किसी एक से कहा जाए कि किसी एक से आप प्रभावित हो तो आपकी पर्सनालिटी में झलकता हो, जिनका व्यक्तित्व ऐसा? सर मैं बीरबल से ज़्यादा प्रभावित हूँ सर, क्योंकि तीक्ष्ण बुद्धि के थे। तीक्ष्ण बुद्धि के थे सर। तो आपको ऐसा लगता है कि आप तीक्ष्ण बुद्धि के हैं? सर मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं अपने आप को असेस कर पाऊँ सर। माननीय बोर्ड मेंबर्स डेफिनेटली असेस करेंगे मुझे। अगर मुझे लगता है कि मैं बेहतर करने में, और अगर प्रयास करूँ तो और बेहतर करने में सक्षम हूँ सर। गौरव शुक्ला जी, सर। शुक्ल का विपरीत बताएं क्या होगा? सॉरी सर, आइडिया नहीं है सर। एक महीने में कितने पक्ष होते? नहीं आइडिया सर, सॉरी सर। नहीं मालूम जी, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष तो सुना है सर, मगर उसके बारे में डिटेल्ड आइडिया नहीं है सर। चल रही है। महीने में एकादशी कितनी आती? महीना में एकादशी सिर्फ 2 बार आती हैं, हर 15 दिन में आती हैं। हर 15 दिन में आती? जी, जहाँ तक मुझे सर लिमिटेड। 15 दिन की पक्ष में कब आती है? कौन से दिन में आती? सर नहीं यार, नहीं। चलिए कोई बात नहीं। 11 जनवरी को आपका जन्म हुआ है। 11 जनवरी किस दिन के रूप में मनाया जाता है? 11 जनवरी को सर भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का देहावसान हुआ था सर। और जस्ट उसके राष्ट्रीय रूप से 11 जनवरी जो है एक पर्टिकुलर एक किसी इवेंट के रूप में मनाया जाता है, आइडिया? सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पॉपुलेशन, सॉरी सर, वो जुलाई में मनाया जाता है। सर अगले दिन सर राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। 11 तारीख को क्या? सॉरी सर, नहीं आइडिया। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका जो है सब्जेक्ट रहा है, जी, तो मुझे ये बता दें कि अपने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंडम का प्रावधान है? रेफरेंडम का प्रावधान नहीं है सर। रेफरेंडम का प्रावधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे उन लोगों ने क्यों नहीं रखा? सर इंडिया को ऐसा कहा जाता है कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है सर, हैविंग अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म। तो सर जब इंडिया बना था सर, तो 500 लगभग प्रोविंसेस को मिला के बना था। तो ये रेफरेंडम इसलिए नहीं रखा गया सर कि क्योंकि बाद में कभी ऐसी स्थिति ना आ जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स बने हैं जो नए, वो विद्रोह करें या भारत से अलग होने की कोशिश करें, इसलिए रेफरेंडम का प्रावधान नहीं रखा गया सर। ठीक है, बढ़िया। अभी आप जो है लीगल रिसर्च में आपने लिखा कि आपकी रुचि है जी। तो मुझे ये बता दें, जैसे अभी ईडी के छापे पड़ते रहते हैं सबके, ढेर सारे लोगों के यहाँ, ईडी जो है कौन से एक्ट के अंतर्गत काम करती है? ईडी सर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर काम करती केवल से एक ही एक्ट के अंतर्गत, और कोई एक्ट के अंतर्गत भी उसको अधिकार है? और सर विजिलेंस एक्ट भी लागू होता है सर ईडी पे। और सर जो सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस वो तो लागू होंगे ही सर। ईडी किस विभाग के अधीन काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मनी लॉन्ड्रिंग से क्या मतलब है आपका? लॉन्ड्रिंग क्या होती है? लॉन्ड्रिंग मतलब सर, अगर आप किसी के पास अनअकाउंटेबल पैसा है सर, और उसको टैक्स इवेजन से बचाने के लिए डिफरेंट टाइप्स का मेथड यूज करता है, हवाला का, रैकेट का, जिससे टैक्स इवेड हो सके और सरकार को टैक्स ना देना पड़े, तो मनी लॉन्ड्रिंग की कैटेगरी में आता है सर। टैक्स दे दे तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आएगा सर। टैक्स अगर दिया जाता है तो वो सर आप कानून का पालन कर रहे हैं, तो अगर आपके मिनिमम जो करते कैसे है मनी लॉन्ड्रिंग? सर हवाला जैसे मेथड हो गया सर। हवाला से तो पैसे बुला लिए जी। फिर उसको जो है उसको यूज कैसे करते हैं? सर यूज एज अ ब्लैक मनी करते हैं सर, डिफरेंट क्राइम्स के लिए सर। ब्लैक मनी तो वही हवाला के थ्रू यहाँ से वहाँ करते रहेंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग में जो स्टेजेस हैं
कैसे उसको जो है कैपिटलाइज करते हैं, आइडिया कुछ नहीं? सर डिटेल्ड आइडिया नहीं, सॉरी सर। चलिए ये बता दें, मन ईडी की जो एफआईआर है, ईडी से सभी नेता घबराते हैं, जितने सब घबराते हैं, तो ईडी में जो एफआईआर होती है वो जो आईपीसी में जो एफआईआर होती है उनमें क्या अंतर है? क्या ऐसी विशिष्ट चीजें हैं जिसकी वजह से ईडी से जो है लोग बाग नेता लोग जो है ज्यादा डरते हैं? सर इस एक्ट में ऐसा क्या है? सर मैं अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मगर ईडी को जहाँ तक प्रारंभिक जानकारी, ईडी को ज़्यादा पावर है सर। वो ईडी क्या पावर ज्यादा, एक में ज्यादा पावर जानना चाह रहा? सर जैसे अभी देखा गया है कि ईडी नोटिस इशू करती है, सम्मन इशू करती है। तो पुलिस तो- करती इशू, कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, सम्मन इशू करती, सम्मन का पालन करना जो है संबंधित के लिए अनिवार्य है, ईडी का सम्मन पालन करना है अनिवार्य। ईडी सर सेंट्रल एजेंसी है। मैं सॉरी सर, मैं अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्ट क्या है, मगर उसके पास ज़्यादा पावर है। सॉरी पावर के पावर ही का तो मैं पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ अभी। मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। और अभी वर्तमान में कौन है? जस्टिस ऑनरेबल श्री जस्टिस रवि मलिमठ। ये मलिमथ सरनेम से कोई कमेटी बनी, कुछ बताएंगे उसके बारे में? जी, क्रिमिनल रिफॉर्म्स कमेटी भी मलिमठ कमेटी की बनी थी। उन्होंने कई रिफॉर्म्स 2005 में शायद हुए थे, तो वहाँ पर कई रिफॉर्म्स क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड उन्होंने दिए थे सर। ऐसा कोई महत्वपूर्ण जो मलिमथ कमेटी के अनुशंसा पर प्रोविजन किया गया, वो बताएंगे आप? सर स्पीडी ट्रायल के बाद काफ़ी कुछ कहा था सर। और सीआरपीसी में कहीं प्रोविजन है उसका? सीआरपीसी में सर 209 सॉरी सर 309 मलिमथ कमेटी के अनुसार पर कुछ चीजें उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज चेंज की सर। चलिए, कमिट कब मतलब जानते हैं आप क्या होता है? कमिट मतलब सर सुपुर्द करना। अगर मामला ट्रायबल वाइज सेशन कोर्ट है तो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो 209 में सुपुर्द कर देती है। क्या ये बाध्यता है कि पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से उसका कॉग्निजेंस लेगा? जी सर, सेशन कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती किसी भी एक्ट में? सर। डिफेमेशन के केस में ले सकती है सर, और पॉक्सो में डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है सर। और SC ST एक्ट में? STXC एक्ट में भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है सर। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? आपने भी कहा पहले जेएम फर्स्ट ही लेगा, फिर उसके बाद कमिट करेगा। जी तो ऐसा कैसा प्रोविजन, दोनों को थोड़ा अलग करके बताइए कुछ। सर, पॉक्सो एक्ट STSC एक्ट स्पेशल लॉ है, इस वजह से उनमें स्पेशल प्रावधान किए गए हैं कि अगर चाइल्ड के विरुद्ध STSC रिलेटेड ऑफेंस होता है तो जो कमिटल की कार्यवाही है उसको बाईपास करते हुए सेशन कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। मगर CRPC सर जनरल विधि है, तो उसमें ऐसा प्रावधान दिया गया है कि मजिस्ट्रेट आगे उसको कॉग्निजेंस लेके अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करे, और उसको अगर लगता है कि मामला सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायबल है तो उसको कमिट करे सर। CRPC आपने कहा कि सामान्य विधि है, सामान्य प्रक्रिया है। ये मेन प्रक्रिया किसके लिए बनाई गई, कौन से दंडिक कानूनों के लिए? सर ये इंडियन पिनल कोड के तहत जो ऑफेंसेस पनिशेबल हैं। क्या ये स्पेशल प्रोविजन में CRPC लागू होती है? लागू होती है सर। पॉक्सो में भी CRPC के प्रावधान दिए गए हैं, वहाँ भी लागू होती है सर। जहाँ तक जो स्पेशल एक्ट से डेरोगेट नहीं होता CRPC के प्रोविजंस, वहाँ CRPC लागू होती है सर। कौन सी सेक्शन ऐसा प्रोविजन करती है कि CRPC IPC के अलावा भी अन्य विधियों में लागू होती है? सर जैसे मैं अगर याद कर पा रहा हूँ सर, तो पॉक्सो एक्ट में ही ऐसा प्रोविजन है कि जब एग्जामिनेशन ऑफ नहीं, CRPC में कहाँ लिखा है कि CRPC अन्य विधियों में अगर प्रतिकूल नहीं है अन्य विधियों के, वहाँ पर लागू होगी? सॉरी सर, रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आपने भी सुना होगा निर्वाचन आयोग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। जी सर। आप लॉ रिसर्चर हैं, इसमें कोई जजमेंट आया है अभी? सर जजमेंट का नाम बता पाएंगे? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने इसमें सर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर डील किया गया है, और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को उन्होंने कहा है कि इट इज़ अगेंस्ट द राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड राइट टू इसमें इंफॉर्मेशन। उन्होंने ये कहा है कि एक सिफारिश समिति बनाई जानी चाहिए।
जी, अरुण बंडवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाँ कि जो इलेक्शन कमिश्नर और सीईसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस भी से कमेटी में एक मेंबर होना चाहिए। मगर अभी पार्लियामेंट ने एक नया लॉ पास किया है जिसमें चीफ जस्टिस को नहीं रखा गया है सर एज अ मेंबर टू सेलेक्ट दी सीईसी एंड कौन ईसी। कौन रखा गया है जो विधेयक है? सर उसमें सर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड कैबिनेट मिनिस्टर रखा गया है। भ्रष्टाचार अधिनियम आपकी सिलेबस में था? जी सर। अगर एक तहसीलदार कहता है कि मुझे आप पैसा दे तभी मैं आपकी म्यूटेशन की कार्यवाही, नामांकन कार्यवाही करूंगा, बिना पैसे काम नहीं करूंगा, जी आप मजबूर हैं, आप तहसीलदार को पैसा देते हैं, सर। अपराधी आप हैं कि नहीं? सर अगर मैं पुलिस को 7 दिन के भीतर सूचना दे देता हूँ कि मुझसे ऐसा पैसा जा रहा है तो तब मैं अपराधी नहीं होऊंगा। अगर मैं बिना सूचना दिए हुए वॉलेंटरली स्वेच्छा से ब्राइब देता हूँ तब मैं अपराधी माना जाऊंगा और पनिशेबल है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। पुलिस आपने कहा है, कहाँ पर लिखा है ये? सर ये सेक्शन 8 सर करेक्ट सेक्शन याद नहीं आ रहा सर, इसी लाइन में है सर सेक्शन प्रवर्तन 8। निदेशालय पर भी कुछ है? प्रवर्तन निदेशालय सर रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। ठीक। गौरव जी, सर आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, एकदम से ईमानदारी के साथ दीजिए। सर आप बनोगे एडीपीओ में जाओगे, आपकी गिनती सरकारी वकील में होगी सर और कुछ वकील प्राइवेट होते हैं जो अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी हमेशा ना जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं को मिलती है। तो आप इस फील्ड में क्यों जाना चाहते हो? सर मेरे उनके पिताजी पास बहुत सारा पैसा रहता है, पॉपुलैरिटी रहती है, मुझे नहीं लगता कि आप कभी पॉपुलर हो पाओगे। सर सर जहाँ तक सरकारी नौकरी के सवाल है सर, मेरे पिताजी की भी इच्छा थी कि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनूँ, एज अ पब्लिक सर्वेंट सर्व करूँ सर। और पॉपुलैरिटी सर कार्य से होती है सर, पैसे से एक हद तक आदमी पैसा कमाता है, मगर उसके कार्य और उसका जो तरीका है केस को लड़ने का या अपने आप को कंडक्ट करने का, उससे भी आदमी पॉपुलर हो सकता है सर, ना कि सिर्फ पैसे से होता है सर। जैसे उज्ज्वल निकम है सर, मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ सर, बहुत बड़े पब्लिक प्रोसिक्यूटर हुए, वो भी काफ़ी पॉपुलर है, उनके बारे में भी लोग। उनको छोड़कर दूसरे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नाम बताइए जो बहुत पॉपुलर है। सर जो आप जिसको जानते हो वो पॉपुलर नहीं है सर, जिसको आम जनता जानती है वो पॉपुलर है। सर एडवोकेट जनरल भी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है सर, उनको नहीं कहा जाता है कि होते हैं। देखो आप दोनों में तो बहुत अंतर है सर, शक्तियों में, उनके पावर्स में है, सर, उनके फील्ड में बहुत अंतर है सर। तो हम तो आपकी तुलना कर रहे हैं। सर जहाँ तक मुझे लगता है सर कि पॉपुलैरिटी का सीधा कनेक्शन पैसे से नहीं होता है सर। पॉपुलैरिटी का कनेक्शन होता है आपके कार्य क्षमता से, आप कैसे कंडक्ट कर रहे हो अपने आप को सोसाइटी में, आपके व्यवहार से, और आप किस तरह से सोसाइटी में। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आप एडीपीओ। आपको नहीं लगता कि आपकी जो चयन की प्रक्रिया है या जो संस्था है वो गलत है? आप एडीपीओ बनोगे, आप गृह विभाग के अंतर्गत क्यों जाओगे? आपको तो जुडिशरी में ही जाना चाहिए ना। आप जुडिशरी के हिस्से तो नहीं कहलाओगे ना? कहलाओगे जुडिशरी के हिस्से। सर एडीपीओ या पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऑफिसर ऑफ कोर्ट कहा जाता है सर। हाँ उनका काम है कि फेयर ट्रायल करवाना सर। ठीक है। तो बेशक वो पार्ट ऑफ सिस्टम है सर, उन्हें जुडिशरी से एग्जैक्ट जोड़ा नहीं जा सकता, मगर वो सर सिस्टम का पार्ट है जो फेयर ट्रायल और स्पीडी ट्रायल के रिजल्ट को पूर्ण रूप से लाने ऐसा में। क्यों है? जैसे आप काम जुडिशरी में करोगे, जी। सारा का सारा काम लॉ पढ़ना, बाकी सारी की सारी चीज़ें आप उधर रहते हो, लेकिन अगर आपकी सैलरी आएगी, आपका प्रमोशन होगा, जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा काम होम डिपार्टमेंट देखेगा। सर आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ है यहाँ? सर सिर्फ एडीपीओ में नहीं बल्कि अदर सर्विसेज में ही पेरेंट डिपार्टमेंट उनका सैलरी और उनके प्रमोशन के बारे में देखता है। कहाँ पर और कहाँ पर ऐसा है? सर अगर कोई शिक्षक हुआ तो उसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखता है सर। हाँ हाँ। कोई
फाइनेंस से रिलेटेड सर्विस में है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एजुकेशन का है तो एजुकेशन में ही काम करेगा ना? जी सर। तो आप तो जुडिशरी में जाके काम करते हो। सर जुडिशरी का पार्ट ऐसा मतलब इंट्रिंसिक पार्ट है, मगर वो एकदम मिला हुआ पार्ट नहीं है सर, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अच्छा, क्या ये स्टेट के। छोड़िए। अच्छा, एक शब्द होता है एकम्प्लिस, समझते हो आप लोग? सर और एक होता है अप्रूवर। सर दोनों में कोई अंतर है? एकम्प्लिस वो पर्सन है सर जो जिसने क्राइम में पार्ट लिया हो दूसरे पर्सन के साथ। अप्रूवर वो पर्सन है सर जिसको विटनेस बनाया गया हो और उसको जैसे पार्डन मान दिया गया लीजिए हो। मैं क्राइम करता हूँ सर तो मैं एकम्प्लिस कहलाऊंगा, या आप मेरे साथ हो तो आप एकम्प्लिस कहलाओगे? मैं एकम्प्लिस कहलाऊंगा सर। और आप अप्रूवर कब कहलाओगे? अप्रूवर जब कहलाऊंगा सर मैं, अगर कोर्ट मुझे क्षमादान दे देती है इस शर्त के साथ कि मैं विटनेस बन जाऊं, प्रोसिक्यूशन विटनेस, और मामले को पूर्ण तरह से कोर्ट के सामने प्रस्तुत अच्छा, करूं। तो आप लॉ के विद्यार्थी हैं, आप मुझे लॉ की परिभाषा बताइए किसी फेमस पर्सनालिटी के अनुसार, उसको कोट करते हुए। कोई भी फेमस पर्सनालिटी। सर मुझे फेमस पर्सनालिटी का डेफिनेशन तो नहीं याद आ रहा है, मगर मैं सर जहाँ जो मुझे समझ में आता है मैं वो बता सकता हूँ। बताएं। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट कमांड्स द बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ द सोसाइटी, दैट रेगुलेट्स द बिहेवियर एंड आपकी कंडक्ट ऑफ द परिभाषा तो ऐसा सोसाइटी। लगता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा हो। सर चलिए ठीक है। अच्छा, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या अंतर होता है और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें, सामान्य व्यक्ति कैसे आइडेंटिफाई करें? क्रिमिनल लॉ को यह समझा जाता है सर कि वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट है, क्योंकि सर इससे लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी अफेक्ट होती है सर। सिविल लॉ को क्या ऐसा कहा जाता है कि ये दो व्यक्तियों के बीच का डिस्प्यूट है जिसमें स्टेट एज अ पार्टी नहीं रहती सर। अगर हम क्रिमिनल मामले को देखेंगे तो हमेशा स्टेट पार्टी रहती है, मगर सिविल डिस्प्यूट में दो पक्षों के बीच में ही वो डिस्प्यूट रहता है और उसमें जनरली स्टेट पार्टी नहीं रहती है सर। चलिए ठीक है। आप अपनी कोई 2 कमियां बताइए मुझे। सर मैं थोड़ा भावनात्मक हूँ सर, और ठीक है गौरव, आप जा सकते हैं। सर थैंक यू सर।